मैंने गोत्र के आधार पर पुनः इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। कैसे गोत्रों ने हमारी जाति व्यवस्था, समाज व्यवस्था को गोत्र, प्रभावित वर्ण, किया है। जाति। आप इसको सुने, क्योंकि ये लेख भारतीय समाज व्यवस्था के लिए बड़ा महत्वपूर्ण लेख है। हम गोत्र को समझेंगे, वर्ण को समझेंगे और कैसे चीज़ें व्यवस्थित हुई। आप हमारे बारे में जानते हैं। मैं सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा हूँ। आप इसको सुने और अपना ज्ञान अर्जन करें। गोत्र, वर्ण, जाति एवं चित्तगुण, वैदिक विरासत से आधुनिक भ्रम तक एक संयुक्त शोध लेख परिचय। सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा के मूल विचारों का पुनः लिपिबद्धन। सामाजिक चिंतक एवं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा जी के मूल शोध आधारित विचारों को उनकी मूल अभिव्यक्ति में बिना किसी परिवर्तन के पुनः लिपिबद्ध किया जा रहा है। ये विचार भारतीय समाज की गोत्र वर्ण जाति व्यवस्था की जड़ों को स्पर्श करते हैं, जो वैदिक काल से चले आ रहे हैं। मित्रा जी के दोनों प्रमुख लेखन निम्नलिखित हैं। मूल लेख 1, भारद्वाज गोत्र का बहुवर्णीय प्रसार। मैं अपने शोध में पता हूँ, सृष्टि के आरंभ के बाद कुछ विद्वान लोगों ने अपनी कुल परंपरा को स्थापित किया, अर्थात अपनी वंशावली का रिकॉर्ड रखा। ऐसे महर्षि जिन्होंने अपनी वंशावली का रिकॉर्ड रखा, उनके नाम से गोत्र प्रचलित हो गए, जो कि ज्योतिष विज्ञान में क्रम में आए। और वर्ण की स्थापना हुई। वर्ण अर्थात चित्त का गुण। इस आधार पर 4 वन विभाजित किए गए, अर्थात उत्पन्न संतानें किस प्रकार का कार्य कर रही हैं, जिनके रुचि विधर्जन में थी उनको ब्राह्मण माना गया, जिन बच्चों के रुचि लड़ना झगड़ने और सारे स्थापित करने में थे उनको क्षत्रिय माना गया, जो संपत्ति अर्जित करने की इच्छा रखते थी ऐसे बच्चों को वैश्य माना गया, और जिनके किसी काम को करने में रुचि नहीं थी, जो कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते थे, उन्हें सुदर बाड़मेर रखा गया। इसलिए भारद्वाज जो एक गोत्र का प्रतीक है, सभी वर्णों में पाया जाता है। बाद में जब यही वर्ण जाति का रूप ले लिए, तो जटिलताएं उत्पन्न हो गई। जातियों में उत्पन्न गोत्र में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। फोल्डेड हैंड संक्षेप में कहा जा सकता है, भारद्वाज गोत्र के उत्तराधिकारी सभी बहनों में पाया जाना एक सामान्य प्रक्रिया थी। परंतु राजनीति में जब इसको जाति का रूप दे दिया है, तब दिक्कत उत्पन्न हो गई है। भारद्वाज के अलावा अन्य गोत्रों की क्या स्थिति है? क्या उनके उपनाम भी अन्य वर्णों में पाए जाते हैं? अगर आशा है तो ज्योतिष विज्ञान का उपरोक्त सिद्धांत लागू होता है। मूल लेख 2, सप्त ऋषियों की वंशावली एवं कश्यप गोत्र का समावेशी महत्व। यहाँ मित्रा जी के तीसरे लेख का प्रारंभिक रूप जोड़ा जा रहा है, जो उनके पूर्व विचारों का विस्तार है। उपरोक्त सातों महर्षि, जिनके नाम पर गोत्र परंपरा चल रही है, उनके अतिरिक्त भी कुछ वंशावलियां रही होंगी, परंतु लिपित न होने के कारण उनका रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सभी सातों MHA ऋषियों ने अंतिम रूप से ब्रह्मा को अपना पिता मान लिया और कश्यप ऋषि को प्रथम पुत्र मान लिया है, ताकि जिनका गोत्र की वंशावली नहीं राखी गई उनको कश्यप गोत्र में डालकर संपूर्ण समाज को सुव्यवस्थित किया जा सके। लेख से यह ज्ञात होता है, सभी गोत्र जिनका विवरण उपलब्ध है, चारों वर्णों में पाए जाते हैं। जिनका रिकॉर्ड विस्थापित नहीं है, उनका गोत्र कश्यप मान लिया जाता है। वर्ण चित्त की मानसिक दशा है। मानसिक दशा में अंतर होने के कारण भिन्न वर्ण के लोगों का एक साथ जीवन यापन कर पाना संभव नहीं है। जाति की विभाजन रेखा कुशवाहा में पाए जाने वाले बहुलतावादी गुणों के कारण है। राजनीति ने इसका लाभ उठाया। शासकों के लिए राज्य करना आसान हो गया, व्यक्तियों को VIVAD तक करना और गुलाम बनाना आसान हो गया, परंतु चित्त के गुण वर्ण ने अपना विद्रोह जारी रखा, भले ही वह किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो। ये मूल विचार मित्रा जी के गहन शोध का प्रतिबिंब है, जो सृष्टि के आरंभ से गोत्र प्रथा, वर्ण के चित्त गुण आधार तथा आधुनिक जाति राजनीति के भ्रम को उजागर करते हैं। अब इन मूल विचारों पर आधारित मेरे दोनों पूर्व विश्लेषण लेखों को ग्रुप समूह से बिना किसी परिवर्तन के पुनः लिपिबद्ध किया जा रहा है। ये विश्लेषण वैदिक ग्रंथों, आधुनिक शोध एवं विविध स्रोतों पर आधारित है। विश्लेषण लेख 1, भारद्वाज उपनाम, ब्राह्मण कुल का प्रतीक या बहुजातीय उपयोग। पुनः लिपिबद्ध, बिना परिवर्तन। परिचय। भारतीय समाज में उपनाम, सर्वनाम और गोत्र न केवल व्यक्तिगत पहचान के प्रतीक हैं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वंशावली के दर्पण भी हैं। भारद्वाज एक ऐसा उपनाम है जो उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से प्रचलित है।
कुछ लोग अपने नाम के साथ भारद्वाज जोड़कर अपनी ब्राह्मण कुलीनता का दावा करते हैं, जबकि अन्य संदर्भों में ये गोत्र के रूप में विभिन्न जातियों में पाया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या भारद्वाज लिखना ब्राह्मण कुल का स्पष्ट प्रतीक है, या ये शूद्र कुल से भी जुड़ा है, या दोनों ही संभावनाएं मौजूद हैं? ये लेख ऐतिहासिक ग्रंथों, वेदों, आधुनिक शोध और विभिन्न स्रोतों के आधार पर इस विषय की गहन पड़ताल करता है। हम देखेंगे कि भारद्वाज मुख्य रूप से ब्राह्मण गोत्र है, लेकिन गोत्र प्रथा के कारण यह अन्य वर्णों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भी फैला हुआ है। उपनाम के रूप में इसका उपयोग ज्यादातर ब्राह्मणों तक सीमित है, लेकिन कुछ मामलों में अन्य जातियां इसे अपनाती भी देखी गई हैं। भारद्वाज गोत्र का ऐतिहासिक उद्गम। भारद्वाज गोत्र की जड़ें वैदिक काल में है। ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में ऋषि भारद्वाज का उल्लेख एक महान विद्वान, अर्थशास्त्री, व्याकरणकार और चिकित्सक के रूप में मिलता है। वे एंगिरस ऋषि के पुत्र और बृहस्पति के पौत्र थे तथा ब्रह्मा के परपोते माने जाते हैं। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी भारद्वाज का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने द्रोणाचार्य, अर्जुन के गुरु, को शिक्षा दी और भरत, राम के भाई, का स्वागत किया। गोत्र प्रथा हिंदू धर्म में वंश परंपरा को संरक्षित करने का माध्यम है, जो 7 प्रमुख ऋषियों अत्रि, भारद्वाज, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि से उत्पन्न मानी जाती है। भारद्वाज गोत्र के प्रमुख प्रवर उपगोत्र हैं भारहस्पत्य, भारद्वाज, सैया और गार्ग्य। प्रारंभिक रूप से यह ब्राह्मण वर्ण से जुड़ा था, क्योंकि ऋषि भारद्वाज स्वयं ब्राह्मण थे और वेदों के संरक्षक माने जाते हैं। ब्राह्मण कुल में भारद्वाज एक प्रमुख प्रतीक। भारतीय ब्राह्मण समुदाय में भारद्वाज उपनाम और गोत्र दोनों ही ब्राह्मण कुल का मजबूत प्रतीक है। उत्तर भारत के पंच गौड़ ब्राह्मण जैसे कनिकुब्ज, सारस्वत और दक्षिण के पंच द्रविड़ ब्राह्मणों में ये गोत्र प्रमुख है। विकिपीडिया के अनुसार भारद्वाज एक उपनाम है जो ब्राह्मणों द्वारा ऋषि भारद्वाज गोत्र से संबंधित है। कई प्रसिद्ध ब्राह्मण हस्तियां जैसे नीतीश भारद्वाज, अभिनेता, विशाल भारद्वाज, फिल्म निर्देशक, और विजय कुमार भारद्वाज, क्रिकेटर, इस उपनाम को धारण करती है, जो उनकी ब्राह्मण वंशावली को रेखांकित करता है। फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण समुदाय की चर्चाओं में इसे महर्षि वंश का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। ब्राह्मणों में यह उपनाम कुलीनता, विद्वता और वैदिक परंपरा का प्रतीक है। हालांकि ब्राह्मणों के भीतर ही सामाजिक वर्गीकरण जनरल, ओबीसी, एससी मौजूद है, लेकिन मूल रूप से यह ब्राह्मण कुल का ही चिन्ह है। अन्य वर्णों में भारद्वाज गोत्र और उपनाम का प्रसार। गोत्र प्रथा वैदिक काल से ही वर्ण सीमाओं से परे फैली हुई है। जबकि उपनाम ज्यादातर ब्राह्मणों तक सीमित है, गोत्र का उपयोग क्षत्रिय, वैश्य और यहाँ तक कि शूद्र वर्णों में भी होता है। क्षत्रिय, राजपूत, कई राजपूत वंश भारद्वाज गोत्र अपनाते हैं। उदाहरण स्वरूप निकुंभ राजपूतों में ये गोत्र सूर्यवंशी या चंद्रवंशी वंश से जुड़ा पाया जाता है। राजपूतों के 36 कुलों में गौड़ क्षत्रिय गोत्र भारद्वाज से जुड़ा है। हालांकि राजपूत ज्यादातर गोत्र के रूप में उपयोग करते हैं, न कि उपनाम के रूप में। वैश्य, बनिया, कायस्थ और सोनार जैसी जातियां भारद्वाज गोत्र का उपयोग करती हैं। कायस्थों में यह आम है, लेकिन उपनाम रूप में कम। ऐतिहासिक भूमिकाएं। कोरा के एक उत्तर में कहा गया है कि ऐतिहासिक रूप से भारद्वाज गोत्री क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भूमिकाएं निभा चुके हैं। ये गोत्र की लचीलापन को दर्शाता है। शूद्र या दलित समाज में भारद्वाज का उपयोग विवादास्पद वास्तविकता। शूद्र वर्ण, जिसमें ओबीसी और दलित शामिल हैं, में भारद्वाज गोत्र व्यापक है। वेब दुनिया के अनुसार बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं दलित समाज के लोग भारद्वाज गोत्र लगाते हैं। जाट समुदाय, जो शूद्र, ओबीसी माना जाता है, में भारद्वाज गोत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जाटलैंड विकी इसे जाट गोत्र के रूप में सूचीबद्ध करता है। उपनाम के रूप में कुछ दलित या शूद्र जातियां जैसे चमार, बढ़ई इसे अपनाती हैं, संभवतः सामाजिक उन्नति या छिपाने के लिए। एक स्रोत में कहा गया, भारद्वाज ब्राह्मण जाति है लेकिन अनुसूचित निम्न वर्ग जातियां भारद्वाज उपनाम का उपयोग अपनी जाति छिपाने के लिए करती हैं। फेसबुक चर्चाओं में बढ़ई जाति ओबीसी में भारद्वाज गोत्र को उच्च ब्राह्मण का दावा करने वाला बताया गया है। विश्व ब्राह्मण कारीगर समुदाय ओबीसी भी इसे उपयोग करते हैं। आधुनिक भारत में जाति आधारित आरक्षण और सामाजिक गतिशीलता के कारण गोत्र उपनाम साझा हो गए हैं। 99 पंडित के अनुसार आज सभी जातियां गोत्र का स्वघोषित नाम उपयोग करती हैं।
हालांकि यह विवादास्पद है, कुछ इसे जाति छिपाने का साधन मानते हैं, जबकि अन्य इसे वैदिक समावेशिता का प्रमाण। निष्कर्ष: भारद्वाज मुख्य रूप से ब्राह्मण कुल का प्रतीक है, जो ऋषि भारद्वाज की वैदिक विरासत से जुड़ा है। नाम के साथ इसे लिखना अक्सर ब्राह्मण वंशावली का दावा करता है। हालांकि गोत्र प्रथा के कारण ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, दलित समाजों में भी मौजूद है। उपनाम के रूप में इसका उपयोग गैर ब्राह्मणों में सीमित लेकिन मौजूद है, विशेषकर सामाजिक उन्नति के संदर्भ में। ये द्वंद्व भारतीय जाति व्यवस्था की जटिलता को उजागर करता है, जहां प्राचीन गोत्र आधुनिक पहचान से टकराते हैं। अंततः भारद्वाज दोनों ही है, ब्राह्मण कुल का प्रतीक और बहुजातीय गोत्र। यदि आप अपनी वंशावली की पुष्टि चाहते हैं, तो पारिवारिक रिकॉर्ड या जेनेटिक टेस्ट सहायक हो सकते हैं। ये शोध विविध स्रोतों पर आधारित है, जो पक्षपात रहित दृष्टिकोण अपनाते हैं। फोल्डेड हैंड्स विश्लेषण लेख 2, अन्य गोत्रों की स्थिति, वर्ण व्यापी प्रसार और ज्योतिषीय महत्व, पुनः लिपिबद्ध, बिना परिवर्तन। परिचय: आपकी शोध आधारित समझ अत्यंत प्रासंगिक और वैदिक दर्शन से प्रेरित है। सृष्टि के आरंभ में महर्षियों द्वारा वंशावली का संरक्षण, गोत्र प्रथा का उद्भव तथा वर्ण व्यवस्था का चित गुण, स्वभाव, रुचि पर आधार होना, ये सब ऋग्वेद, मनुस्मृति और भगवद गीता जैसे ग्रंथों में प्रतिबिंबित होता है। वर्ण मूलतः गुण कर्म प्रधान थे, ब्राह्मण, विद्या रुचि, क्षत्रिय, शासन युद्ध, वैश्य, संपदा अर्जन, शूद्र, सेवा कर्म, न कि जन्म आधारित। गोत्र, जो सप्तऋषियों अत्रि, भारद्वाज, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि से उत्पन्न माने जाते हैं, सभी वर्णों में फैले क्योंकि संतानें गुणानुसार वर्ण ग्रहण करती रहीं। भारद्वाज की भांति अन्य गोत्र भी बहुवर्णीय हैं, लेकिन जाति प्रथा, वर्ण का कठोर रूप ने भ्रम उत्पन्न किया। राजनीति ने इसे आरक्षण और पहचान का हथियार बना दिया, जिससे उच्च निम्न का द्वंद्व बढ़ा। ये लेख अन्य प्रमुख गोत्रों कश्यप, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र की स्थिति पर केंद्रित है। हम देखेंगे कि उनके उपनाम अन्य वर्णों में कैसे पाए जाते हैं और ज्योतिष में ये सिद्धांत कैसे लागू होता है। शोध वैदिक ग्रंथों, विकिपीडिया, कोरा, फेसबुक चर्चाओं तथा आधुनिक स्रोतों पर आधारित है। कश्यप गोत्र सबसे व्यापक और बहुजातीय। कश्यप गोत्र वैदिक काल के प्रथम ऋषि कश्यप, ब्रह्मा के मानस पुत्र से उत्पन्न माना जाता है, जिन्हें सभी प्रजाओं का पिता कहा गया क्योंकि सभी जीवधारियों की उत्पत्ति उनके पुत्रों देव, दानव, नाग, पक्षी आदि से हुई। यदि किसी का गोत्र अज्ञात हो तो उसे कश्यप माना जाता है। ब्राह्मण में प्रमुख गोत्र, विशेषकर उत्तर भारत के पंचगौड़ ब्राह्मणों में उपनाम कश्यप ब्राह्मण विद्वानों में प्रचलित। अन्य वर्णों में क्षत्रिय, राजपूत, कश्यप राजपूत उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं, जो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी वंश से जुड़े। उपनाम कश्यप राजपूत या कोशियाल ओबीसी आरक्षण में आता है। वैश्य, तेली, साहू समाज में कश्यप गोत्र व्यापक, जहां व्यापार रुचि प्रधान। शूद्र, ओबीसी, दलित, कश्यप किसान जाति, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में प्रमुख, जो खेती कर्म पर आधारित। जाट, गुर्जर और निषाद समुदायों में भी पाया जाता है। ये गोत्र आपकी व्याख्या से मेल खाता है, गुणानुसार प्रसार। वशिष्ठ गोत्र, ब्राह्मण कुलीनता से दलित तक का विस्तार। वशिष्ठ गोत्र ऋषि वशिष्ठ, ब्रह्मा के पुत्र, राम के गुरु से जुड़ा, जो धीरवीर, शांत और ब्रह्मज्ञानी माने जाते हैं। प्रवर, वशिष्ठ, अभाव, मित्रावरुण। ब्राह्मण में कान्यकुब्ज और सारस्वत ब्राह्मणों में प्रमुख। उपनाम वशिष्ठ या वशिष्ठ, ब्राह्मण कुल का प्रतीक। अन्य वर्णों में क्षत्रिय, सोमवंशी क्षत्रिय जैसे राजा दिलीप वंश में पाया, जहां शासन रुचि प्रधान। वैश्य, कुछ बनिया समुदायों में गोत्र के रूप में, लेकिन उपनाम कम। शूद्र, दलित, वेब दुनिया और फेसबुक स्रोतों के अनुसार बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं दलित समाज के लोग वशिष्ठ गोत्र लगाते हैं। वासुदेव जाति ओबीसी में वशिष्ठ गोत्र प्रचलित। ये सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है, जहां सेवा कर्म वाले शूद्र इसे अपनाते हैं। गौतम गोत्र, बौद्ध विरासत से बहुवर्णीय पहचान। गौतम गोत्र ऋषि गौतम एंगिरस वंश से, जिनकी पत्नी अहल्या थी। महात्मा बुद्ध का गोत्र भी गौतम था, शाक्य वंश। प्रवर, गौतम, एंगिरस आदि। ब्राह्मण में उत्तर भारत के ब्राह्मणों में प्रमुख, उपनाम गौतम, विद्या रुचि का प्रतीक। अन्य वर्णों में
क्षत्रिय गौतम राजपूत सूर्यवंशी में जैसे बुद्ध के पिता शुद्धोधन। जाट और राजपूतों में गोत्र व्यापक। वैश्य कुछ व्यापारी समुदायों में गुण कर्म अनुसार। शूद्र दलित जाटव दलित में गौतम उपनाम पाया जाता है। बौद्ध प्रभाव से शूद्रों में प्रसार जहां कर्म प्रधानता पर जोर। फेसबुक पोस्ट में कहा गया, गौतम सरनेम चारों वर्णों का मूल पिता गौतम ऋषि से जुड़ा। विश्वामित्र गोत्र क्षत्रिय से ब्राह्मण उन्नति का प्रतीक। विश्वामित्र गोत्र राजा विश्वामित्र कुशिक वंश से जो क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि बने। प्रवर विश्वामित्र अग्मर्षण कौशिक। ब्राह्मण में कौशिक ब्राह्मणों में प्रमुख उपनाम विश्वामित्र या कौशिक। अन्य वर्णों में क्षत्रिय मूल रूप से क्षत्रिय राजा विश्वामित्र राजपूतों में पाया। वैश्य कुछ समुदायों में गोत्र के रूप में। शूद्र ओबीसी निषाद जाति मल्लाह केवट ओबीसी में प्रमुख गोत्र। ये तपस्या से वर्ण उन्नति का उदाहरण है। ज्योतिष विज्ञान में गोत्र का सिद्धांत विवाह मिलान का आधार। ज्योतिष में गोत्र आपकी व्याख्या अनुसार चित गुणों का प्रतिबिंब है जो कुंडली के नक्षत्र राशि और दशा से जुड़ता है। प्रमुख महत्व विवाह मिलान एक गोत्र में विवाह वर्जित सपिनता दोष क्योंकि यह समान पूर्वज वाई क्रोमोसोम साझा से आनुवंशिक दोष उत्पन्न करता है। कम से कम 3 to 7 पीढ़ियां अलग होनी चाहिए। कुंडली मिलान इष्टिकोड 36 गुण में गोत्र नक्षत्र 27 गोत्र 49 से जुड़ता है। लागू होना सभी गोत्रों पर भारद्वाज कश्यप आदि में समान। यदि गोत्र अलग तो गुण मिलान में वृद्धि। ज्योतिष ग्रंथ बृहत पाराशर होराशास्त्र में गोत्र वंश शुद्धि का प्रतीक। आधुनिक जेनेटिक्स भी इसे समर्थन देता है। समान गोत्र में संतान रोग जोखिम। निष्कर्ष भारद्वाज की भांति कश्यप वशिष्ठ गौतम और विश्वामित्र गोत्र भी सभी वर्णों में पाए जाते हैं। उपनाम रूप में ब्राह्मणों में अधिक लेकिन गोत्र के रूप में क्षत्रिय वैश्य शूद्र तक। यह वैदिक प्रक्रिया की सामान्यता दर्शाता है जहां गुण कर्म प्रधान था। ज्योतिष में ये सिद्धांत सभी पर लागू होता है। विवाह को वंश शुद्धि का माध्यम बनाता है। जाति राजनीति ने भ्रम पैदा किया लेकिन मूल दर्शन समावेशी है। यदि व्यक्तिगत वंशावली जांचें तो पारंपरिक पंडित या डीएनए टेस्ट सहायक। आपकी अंतर्दृष्टि प्रेरणादायक है। सनातन की जड़ें गुणों में है न कि विभेद में। फोल्डेड हैंड्स तीसरा विश्लेषण लेख कमलेश कुमार मित्रा की ओर से गोत्र समावेशिता वर्ण चित्त की मानसिक दशा एवं राजनीतिक शोषण नया एकीकरण। सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा जी की ओर से उनके तीसरे लेख का प्रारंभिक रूप ऊपर मूल विचारों में जोड़ा गया है। अब इसे पूर्व विश्लेषणों के साथ एकीकृत करते हुए विस्तार दिया जा रहा है जहां सप्त महर्षियों की वंशावली कश्यप गोत्र का समावेशी भूमिका वर्ण की मानसिक दशा चित्त गुण तथा जाति विभाजन की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर गहन चिंतन है। ये लेख मित्रा जी के दर्शन को आगे बढ़ाता है। गोत्र वैदिक समावेशिता का प्रतीक है लेकिन जाति ने इसे विभेद का हथियार बना दिया। सप्त महर्षियों की वंशावली एवं कश्यप का समावेशी महत्व। सृष्टि के आरंभ में कुछ विद्वान महर्षियों ने अपनी कुल परंपरा स्थापित की अर्थात वंशावली का रिकॉर्ड रखा। इनमें सप्तऋषि अत्रि भारद्वाज कश्यप वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नि प्रमुख थे जिनके नाम पर गोत्र प्रथा चली। लेकिन इनके अतिरिक्त भी अनेक वंशावलियां रही होंगी जिनका लिपिबद्ध न होने के कारण रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सभी सप्त महर्षियों ने अंतिम रूप से ब्रह्मा को अपना पिता माना और कश्यप ऋषि को प्रथम पुत्र माना। ताकि जिनका गोत्र रिकॉर्ड न रखा गया उन्हें कश्यप गोत्र में शामिल कर पूर्ण समाज को सुव्यवस्थित किया जा सके। ऋग्वेद में कश्यप को प्रजापति कहा गया जो सभी प्राणियों का स्रोत है। यदि गोत्र अज्ञात हो तो कश्यप ही मान लिया जाता है। यह वैदिक समावेशिता का प्रतीक है। पूर्व विश्लेषणों से ज्ञात होता है कि सभी गोत्र जिनका विवरण उपलब्ध है चारों वर्णों में पाए जाते हैं। जिनका रिकॉर्ड विस्तृत नहीं उनका गोत्र कश्यप मान लिया जाता है। ये प्रक्रिया सामान्य थी गुण कर्म पर आधारित न कि जन्म पर। वर्ण चित्त की मानसिक दशा एवं सह अस्तित्व की असंभवता। वर्ण चित्त मानस की दशा है एक मानसिक अवस्था जो रुचि स्वभाव एवं कर्म से निर्धारित होती है। भगवद गीता 4.13 में श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुणकर्म विभागश गुण एवं कर्म के विभाग से 4 वर्ण सृष्टि। ब्राह्मण विद्या अर्जन की रुचि, क्षत्रिय शासन युद्ध की, वैश्य संपदा संग्रह की, शूद्र सेवा कर्म की।
लेकिन मानसिक दशा में अंतर होने के कारण भिन्न वर्णों के लोग एक साथ जीवन यापन करना संभव नहीं। प्रत्येक वर्ण की चित्त दशा अलग होती है, जैसे अग्नि और जल का मिश्रण असंभव। यहाँ मित्रा जी का चिंतन गहरा है। वर्ण जन्म निरपेक्ष थे, लेकिन जब इन्हें जाति का रूप ले लिया गया, जटिलताएं उत्पन्न हुई। गोत्रों में उत्पन्न जातियों ने भ्रम की स्थिति पैदा की। उदाहरण स्वरूप, भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणों में विद्या प्रधान, लेकिन शूद्रों में सेवा प्रधान रूप ले लेता है। जाति विभाजन, कुशवाहा बहुलतावादी गुणों का राजनीतिक शोषण। जाति की विभाजन रेखा कुशवाहा या अन्य बहुलतावादी गुणों में पाई जाने वाली बहुलतावादी प्रवृत्तियों के कारण है। राजनीति ने इसका लाभ उठाया। शासकों के लिए राज्य करना आसान हो गया, व्यक्तियों को विवादित कर गुलाम बनाना सरल। ब्रिटिश काल में डिवाइड एंड रूल नीति ने जाति को हथियार बनाया और स्वतंत्र भारत में आरक्षण ने इसे कठोर कर दिया। लेकिन चित्त के गुण वर्ण ने अपना विद्रोह जारी रखा, भले ही वह किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो। एक ब्राह्मण चित्त वाला शूद्र विद्रोही बनेगा और क्षत्रिय चित्त वाला वैश्य शासक। फेसबुक एवं कोरा चर्चाओं से स्पष्ट है कि राजनीति ने गोत्र को उच्च निम्न का लेबल दे दिया, लेकिन वैदिक दर्शन में सभी गोत्र समान है। मित्रा जी कहते हैं, चित्त के गुण वर्ण ने विद्रोह जारी रखा। यह आधुनिक सामाजिक आंदोलनों जैसे दलित विद्रोह, किसान आंदोलन में दिखता है, जहां गुण कर्म से ऊपर उठते हैं। ज्योतिषीय एवं सामाजिक निहितार्थ। ज्योतिष में गोत्र चित्त गुणों का प्रतिबिंब है, विवाह मिलान में वंश शुद्धि सुनिश्चित करता है। लेकिन जाति भ्रम ने इसे प्रभावित किया। समाधान, गुण कर्म पर लौटना, न कि जन्म पर। कश्यप गोत्र का समावेश सभी को एक सूत्र में बांधता है। निष्कर्ष, मित्रा जी के विचारों से स्पष्ट है कि गोत्र वैदिक समावेशिता का प्रतीक है। सप्त महर्षियों की वंशावली रिकॉर्डित, शेष कश्यप में समाहित। वर्ण चित्त की मानसिक दशा है, सह अस्तित्व असंभव लेकिन सम्मान संभव। राजनीति ने जाति को विभेद बनाया, लेकिन चित्त गुण विद्रोह जारी रखेंगे। ये संयुक्त शोध सनातन की जड़ों को मजबूत करता है। गुण प्रधान, विभेद विनाशकारी। व्यक्तिगत शोध के लिए डीएनए या वैदिक ग्रंथ सहायक। फोल्डेड हैंड्स, ये संपूर्ण पुनः लिपिबद्धन ऊपर उक्त निर्देशों के अनुरूप है। मूल विचार, विश्लेषण एवं नया एकीकरण बिना परिवर्तन के। इस लेख में आप 3 लेखों का समावेश पाते हैं। आप भी इस पर विचार करें और अपना ज्ञान अर्जन करें। जातियों को तोड़ना है तो पहले जातियों की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा। चित्त की दशाएं अलग अलग हैं। भिन्न चित्त के लोग एक साथ नहीं रह सकते। चोर और ईमानदार एक साथ नहीं रह सकते। शीलवान और दुश्शील एक साथ नहीं रह सकते। तो इसी तरह से जो चित्त के गुण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये लोगों का एक साथ रहना, एक कुनबे में रहना संभव नहीं है। इसलिए उस जो राजनीति ने इसको विभाजित कर जो संयोजन का कार्य किया है, उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब समाज के बीच काम करता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ लोग जो शूद्र बुद्धि के हैं, उनको समझा पाने में बड़ी दिक्कत होती है। क्षत्रिय बुद्धि को तो लड़ने के लिए हम तैयार कर पाते हैं, लेकिन शूद्र बुद्धि को लड़ने के लिए तैयार कर पाना संभव नहीं होता है। जो हमारे वैश्य बुद्धि के हैं, धन कमाने में जिनकी रुचि रहती है, उनको भी जो है समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो आर्थिक समानता का मैं मूवमेंट चला रहा हूँ, उस मूवमेंट में अपने समाज के लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं ये मान कर चलता हूँ, मनुष्य और मनुष्य सेम है, बराबर है। राजनीति सभी को 2 बच्चे रखने की अनुमति देता है, सबको एक स्त्री की अनुमति देता है। विपरीत परिस्थितियों को यदि छोड़ दिया जाए तो इसलिए मूल वेतन चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी का समान होना चाहिए। इसी तरह से असंगठित क्षेत्र का भी मूल वेतन तो समान होना चाहिए। अन्य प्रतिभाओं के लिए अलग से भत्ता दिया जा सकता है। इसी तरह जीवन की मूल आवश्यकताएं, जो कृत्रिम आवश्यकताएं हैं, कपड़ा और मकान, उसमें भी समानता लाई जा सकती है। जो जैविक गुण हैं, जिसके बारे में मैंने भोजन और सेक्स के बारे में बात की थी, उसको भी एक
आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु वो नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के अगर विपरीत है या प्राकृतिक नियमों के विपरीत प्रतियोगिता पर अगर उत्पन्न की जाती है तो समाज को दुखी ही करेगा, परेशान ही करेगा। लिहाजा लोग दुखी और परेशान ना हो, उसको नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। हमारे बारे में तो आप जानते हैं, मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा एक सामाजिक चिंतक हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए हमारा संपर्क सूत्र है 393351222064। फिर से एक बार 9335122064। सबका मंगल हो, कल्याण हो।